विद्यार्थियों, आज हम संतुलन के सिद्धांत आइसोस्टेसी के, जिसे हम समस्थिति के नाम से भी जानते हैं, के ऊपर ये वीडियो आपको दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भूतल के ऊपर पर्वत, पहाड़ और मैदान तथा महासागर पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है और ये आकृतियां भूतल पर स्थिर होती हैं। इस प्रकार कोई ना कोई एक नियम ऐसा काम करता है जिसके कारण ये संतुलित हैं अथवा वर्तमान समय में ये अपने रूप में टिकी हुई हैं। जब कभी भी इनके संतुलन में परिवर्तन आता है तो इनका स्थिर रहना कठिन हो जाता है। इन बातों को देखते हुए इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। सिद्धांत की उत्पत्ति बड़ी ही रोचक तरीके से होती है। 1859 में जब भू सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था हिमालय पर्वत के क्षेत्र में, तब दो स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर। कल्याण हिमालय से 60 मील लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां जब ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे और खगोलीय विधि से निकाले गए आंकड़ों के बीच में 5.236 इंच का अंतर आया। जब ये बात एवरेस्ट महोदय ने उस समय के जाने माने भूगर्भ शास्त्री जॉर्ज एरी के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि यह अंतर हिमालय पर्वत के घनत्व के कारण आया है। यहीं से संतुलन के सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। तो मैं एक सारांश में आपको परिभाषा इसकी बता देता हूं कि संतुलन का सिद्धांत है वो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र अर्थात पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे महासागरीय बेसिन या झील में भौतिक मीन्स फिजिकल तथा यांत्रिक मैकेनिकल स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहा जाता है। कि जब फिजिकल और मैकेनिकल बैलेंस यदि बना हुआ है पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित विभिन्न प्रकार के उच्चावचों में, तो संतुलन की दशा कहलाती है। आइसोस्टेसी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द आइसोस्टेटियस से लिया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर जो क्षेत्र हैं पर्वत, पठार तथा मैदान और गहराई के क्षेत्रों में भौतिक और यांत्रिक जो स्थिरता की दशा है वो संतुलन की दशा कहलाती है। आइसोस्टेसियस शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो एंड स्टैटिक्स। आइसो मीन्स सेम एंड स्टैटिक्स मीन्स स्टैंड स्टिल अर्थात समस्थिति। समस्थिति यह शब्द 1859 से काम में लिया जा रहा है, किंतु इसका मूल आइसोस्टेसी शब्द है वो भूगोलवेत्ता डटन ने 1889 में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। आज जो हम आइसोस्टेसिस शब्द यूज कर रहे हैं ये डटन महोदय का दिया हुआ है। डटन महोदय ने का मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होता है और ऊंचे उठे हुए भाग का घनत्व कम तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा। और ये एक रेखा के सहारे, जिसको आधार तल, समताप तल, समतोलन तल या क्षतिपूर्ति तल कहा जा सकता है, पर बराबर होगा। इस प्रकार संतुलन के सिद्धांत का जो साधारण तौर पर तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा तल होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। किसी भाग का घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचे उठे हुए भाग का घनत्व कम होगा और निचले भाग का घनत्व अधिक होगा। तो सामान्य जो सिद्धांत बन के आता है वो क्या है कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम और पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होगा। परंतु मुख्य बात क्या है यहाँ पर कि प्रत्येक भाग जो क्षतिपूर्ति तल के है बराबर दबाव रखता है और इसी आधार पर अनेक विद्वानों ने अपना मत
इस विषय में दिया। जो हमारे सिलेबस के अनुसार 2 मत हमें इस बार पढ़ने हैं, वो है जॉर्ज एरी महोदय का मत और दूसरा है प्राट महोदय का मत। यहाँ हम जॉर्ज एरी का मत सबसे पहले आपको बता रहे हैं। एरी ने कहा कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता है, बल्कि अधिक पदार्थ का भार है वो नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित किया जा रहा है। उन्होंने अपने मत के प्रारंभ में क्या कहा कि जो क्रस्ट है ये अधिक घनत्व वाले अधः स्तर मीन्स सियाल सीमा, अधः स्तर मीन्स सीमा और क्रस्ट मीन्स सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय बाहरी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केवल हिमालय धरातलीय आकृति ही नहीं है, केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, वरन काफ़ी नीचे तक भी है। कि उन्होंने कहा कि हिमालय जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, इसके अपितु ये कुछ उस तरीके की स्थिति है जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तो नाव का अधिकांश भाग पानी में डूबा रहता है, और उसी प्रकार हिमालय का भी अधिकांश भाग है वो तरल मैग्मा में तैर रहा है। जैसा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर जो ब्लॉक्स हमको दिखाई दे रहे हैं एक सी लेवल के ऊपर, वो उनकी हाइट से कई गुना अधिक हाइट नीचे की तरफ डेप्थ ऑफ सी की तरफ आपको देखने को मिल रही है। तो दूसरे रूप में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो बर्फ़ का एक भाग ऊपर होता है, 9 भाग जल के अंदर होता है। इसी प्रकार महाद्वीपीय भाग का औसत घनत्व है 2.67 है और अधः स्तर का सबस्ट्रक्टम का घनत्व 3 है। तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को अधः स्तर में के ऊपर रहने के लिए कितना गुना, 9 गुना अधः स्तर में, अधः स्तर मीन्स नीचे की ओर, सबस्ट्रक्टम में नीचे की ओर रहना पड़ेगा। इसे आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण नहीं मानकर इतना बताया गया है कि मैग्मा पर नाव की तरह हिमालय पर्वत तैर रहा है। और इसी आधार पर यदि हम मानते हैं तो 8,848 मीटर ऊंचा जो हिमालय पर्वत है इसका 9 गुना भार नीचे की तरफ, 9 गुना भाग का मतलब 8,848 गुना 9 अर्थात 79,632 मीटर तक का भाग हल्के पदार्थों का होगा, जो कहाँ होगा, अधः स्तर में होगा। इस प्रकार एरी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिमालय की अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति ही वो प्रयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक हल्के पदार्थ वाली लंबी जड़ किसमें है, अधः स्तर में है। हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ कहाँ पर है, अधः स्तर में। तो एरी महोदय के बातों के आधार पर उनका मत इस प्रकार प्रतिपादित किया जा सकता है कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग नीचे सबस्ट्रक्टम या अधः स्तर में डूबा होगा, और जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। जैसा इसमें देखिए आप, स्टार्टिंग में जो पहला ब्लॉक है वो लगभग सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है तो उसका 9 गुना नीचे है, अगला वाला उससे थोड़ा ऊपर है उतना ही नीचे है, और बीच में मध्य में जो सबसे ऊंचा है उसका सबसे बड़ा भाग नीचे की ओर हाई डेंसिटी क्षेत्र अधः स्तर में नीचे की ओर डूबा हुआ है। इसी प्रकार एरी महोदय ने आगे कहा कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात ये जो है मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है, इन सब का घनत्व सी लेवल के ऊपर बराबर है, लेकिन हाइट के अनुसार उनकी गहराई में भी अंतर पाया जाएगा। अर्थात जो भाग जितना ऊंचा धरातल से ऊपर है उतना ही 9 गुना अधिक भाग धरातल के नीचे माना पाया जाएगा। आगे एरी महोदय ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए क्या किया, उन्होंने लोहे के अलग अलग आकार के टुकड़े लिए और एक मरकरी पारे से भरे हुए मर्तबान में उनको डाल दिया और उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया। ऐसा ही हम लकड़ी के टुकड़े अलग अलग आकार के लेकर उनको सिद्ध कर सकते हैं पानी से भरे हुए उसमें। तो देखा तो बिल्कुल जो डायग्राम आप देख रहे थे अभी, उसी तरीके से अलग अलग आकार के टुकड़े उतनी ही गहराई में नीचे की ओर
चले गए। तो सारांश में एरी के मत को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है कि ऊंचे उठे हुए भाग काफी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रक्टम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी के ऊपर स्थित रहते हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अर्थात निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उनके नीचे सब स्ट्रक्टम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं और संतुलन रेखा पर, संतुलन तल पर ये सभी समान भार रखते हैं। यह लाइन ऑफ आप देख रहे हैं, एक रेखा है जिसके ऊपर आइसोस्टेसी कंपेंशन सरफेस लाइन, इस रेखा के ऊपर सभी पदार्थ है वो एक समान भार रख रहे हैं। ये लोकप्रियता है एरी के मत को, समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन कुछ दोष अवश्य हैं, इनके ऊपर हम आलोचना कर लेते हैं। एक बात कि प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखता है। तो हिमालय पर्वत का हम केस देखें कि 8,848 मीटर ऊंचा मान लीजिए हिमालय धरातल से ऊपर है, तो इसका 9 गुना अर्थात लगभग 80,000 मीटर गहरी जड़ पृथ्वी के नीचे होनी चाहिए। और हम सब ये जानते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यदि इसी दर से 80,000 को हम भाग दें तो लगभग, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे हमने पढ़ा कि इस गहराई पर करीब करीब टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो क्या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जड़ पिघल नहीं जाएगी? अतः इस तरीके से तापमान की दृष्टि से देखा जाए तो यह मत थोड़ा सा भ्रामक प्रतीत होता है, किंतु वैज्ञानिक उदाहरणों के साथ एरी महोदय ने अपनी बात को स्पष्ट करने की चेष्टा की, उससे यह लोकप्रियता की श्रेणी में आता है। अगला सिद्धांत है हमारा प्राट महोदय का संतुलन सिद्धांत। चलिए अगले सिद्धांत को हम देखते हैं। प्राट महोदय ने जब कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय माप के अंतर को का एनालिसिस किया तो उन्होंने ये कहा कि यह 5.236 इंच ना होकर 15.8 इंच होना चाहिए। तो प्राट ने हिमालय की चट्टान तथा समीपवर्ती मैदान की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जो पर्वत है वो हल्के घनत्व वाले पदार्थों से बने हैं। इस आधार पर उन्होंने पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम, अर्थात जितनी अधिक हाइट ज़्यादा होगी उस पदार्थ का घनत्व उतना कम होगा। सीधी सी भाषा में समझ गए आप कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों का घनत्व अधिक और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का घनत्व कम होगा। इसका अर्थ ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात है। प्राट महोदय ने एक क्या किया, क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपनसेशन बताया, जिसके ऊपर आकर सभी पदार्थ जिनके घनत्व में अंतर होता है इस लेवल पे आकर एक समान हो जाते हैं। और एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो उनका मत है वो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। ओके, समझ में आया? हाँ, प्राट के अनुसार पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है और क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर मास होना चाहिए, बराबर मास होना चाहिए। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ कंपनसेशन के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो हाइट के कॉलम्स हैं वो एक लेवल के ऊपर आकर एक समान हो गए हैं। धरातल से ऊपर उनकी हाइट अलग अलग है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो स्तंभ है उनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों का भार संतुलन अर्थात कंपनसेशन रेखा जो हमारी है उसके सहारे बराबर है। तो इक्वल मास मस्ट अंडर इक्वल सर्फेस एरिया। स्तंभ ए का घनत्व कम तथा बी का
घनत्व अधिक होना चाहिए। इसमें जो लाइट कलर से आपको देख रहे हैं घनत्व, इसका घनत्व आपको कम होना चाहिए। और फर्स्ट वन जो है ब्लैक कलर से जिसको मैंने बनाया है यहाँ पर, इसका घनत्व अधिक होना चाहिए। इस प्रकार प्राट महोदय इन दोनों को देखने के बाद हमें क्या महसूस होता है कि ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होगा। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व का होगा और नीचा स्तंभ है वो अधिक घनत्व का होगा। प्राट के अनुसार घनत्व में जो अंतर है वो केवल स्थल मंडल में होता है। कहां पर? स्थल मंडल में, लिथोस्फीयर में होगा, पायरोस्फीयर या बेरिस्फीयर में नहीं होता है। इसलिए प्राट ने तैराव के नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो था, एरी महोदय जिसके समर्थक थे, उसके विपरीत इन्होंने क्या बात कही अपनी? इन्होंने कहा कि तैराव के नियम से ना होकर घनत्व में अंतर क्षतिपूर्ति तल का नियम, द लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? अलग अलग धातुओं के टुकड़े लिए और जिनका घनत्व के टुकड़े लिए और उनको पारे के से भरी एक बेसिन में डाला। तो जब ऐसा उन्होंने किया, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 ऐसे घनत्व के उन्होंने टुकड़े लिए और उनको पारे की भरी बेसिन में डाला, तो सभी लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर एक समान आ गए, लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर था। सारांश में यदि देखा जाए तो दोनों का जो मत है वो तैराव एवं जड़ नियम के ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्राट इस बात को नहीं मानते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ऊपर वाले डायग्राम में प्राट ने अलग अलग घनत्व के मॉडल्स लिए हैं और उनको एक लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर एक समान बनाया। वहीं पर एरी ने अलग अलग आकार के टुकड़े लिए हैं और उनको जितना धरातल से ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे गहराई पर दिखाया है। ओके, और सारांश इसका इस प्रकार है, जैसा कि बॉबी महोदय ने कहा कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। क्या कहा उन्होंने? कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है। जबकि प्राट महोदय कहते हैं कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है, अर्थात स्तंभों का घनत्व अलग अलग होता है, गहराई एक समान होगी। इस प्रकार फंडामेंटली डिफरेंस बिटवीन एरी एंड प्राट व्यू इज दैट द फॉर्मर say that the uniform density with varying thickness and the latter a uniform depth with varying density। इस प्रकार यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, वो धरातल के अंदर किसी ना किसी कारणवश, चाहे वो लाइन ऑफ कंपनसेशन की वजह से हो, चाहे वो क्षतिपूर्ति तल, ये जो हमारा है लाइन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल के समान हो, या फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस, अर्थात जितना अधिक ऊंचा धरातल से ऊपर कोई भाग होगा उतना ही अधिक वो गहराई पर होगा। तो सारांश में यह कहा जा सकता है कि संतुलन की जो व्यवस्था है या समस्थिति की जो अवस्था है वो एक प्रकार की दशा है जो कि अपर्दन, निक्षेप, आग्नेय क्रिया, भू हलचल के कारण अव्यवस्थित हो जाती है और पुनः गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां कार्यरत होकर इसमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं। विस्तृत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति पाई जाती है, लेकिन कभी कभी भूकंप या ज्वालामुखी के कारण इसमें असंगति हो जाती है और यह एक प्रक्रियागत होता है जिसमें असंगति जो सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप में होती है उसको फिर धीरे धीरे दूसरे कारक बैलेंस करने का कार्य करते हैं और इसी कारण संपूर्ण भूतल पर संतुलन पाया जाता है। और इसी वजह से संतुलन के सिद्धांत को फैक्ट या नियम माना गया है, अर्थात यह एक थ्योरी है कि यदि कोई भाग एक जगह पर अपर्दन के कारण एक जगह से उसका कटाव होगा तो दूसरे स्थान पर निक्षेपण के साथ उसका बैलेंस होगा, जस्ट तराजू की तरह। तो आई होप यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।